रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर। तो लास्ट क्लास हमने 16 ग्रुप एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था, है ना, जो NS2 NP4 होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद जो एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी वगैरह, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, ये सब डिस्कस किया था। फिजिकल प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी। ठीक है, और हमने बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट में देखा कि ऑक्सीजन और सल्फर के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ही ग्रेट डिफरेंस होता है, और इसका रीजन होता है उनकी एटोमिसिटी। ऑक्सीजन है वो डाइएटोमिक फॉर्म में रहता है, और सल्फर है वो S8 की फॉर्म में रहता है। फिर हमने ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की थी। ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -2 ऑक्साइड के अंदर, -2 ऑक्साइड के अंदर, और -1 पेरोक्साइड के अंदर, और -1/2 सुपर ऑक्साइड के अंदर। इसके अलावा जो ऑक्सीफ्लोराइड होते हैं उसके अंदर +1 और +2 होती है। बाकी के एलिमेंट +2 +4 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। हमने अनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन भी डिस्कस किया था कि ऑक्सीजन है उसका साइज स्मॉल है, हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है। ठीक है, हाँ, और मैक्सिमम कोवलेंसी ऑक्सीजन की कितनी होती है? 4 होती है। क्रोमियम और एल्यूमिनियम वो नाइट्रिक एसिड में डिजोल्व नहीं होते, किसी ने पूछा है। उसका रीजन ये है कि क्रोमियम और एल्यूमिनियम क्या करते हैं, अपनी सरफेस के ऊपर ऑक्साइड की पैसिव फिल्म बना देते हैं। ठीक है, जैसे ही मान लो एल्यूमिनियम के कांटेक्ट में या क्रोमियम के कांटेक्ट में नाइट्रिक एसिड आता है, तो नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, HNO3। तो ये एल्यूमिनियम को ऑक्सीडाइज कर देगा, जैसे एल्यूमिनियम का मेटल है, ठीक है, ऑक्सीडाइज करके उसकी सरफेस के ऊपर Al2O3 की क्या आ जाएगी, कोटिंग आ जाएगी, है ना। एक पैसिव कोटिंग होती है एम्फोटेरिक ऑक्साइड की, हाँ जी, Al2O3 की। और क्रोमियम के ऊपर Cr2O3 की पैसिव कोटिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, और पैसिव कोटिंग की वजह से एल्यूमिनियम है और क्रोमियम है वो नाइट्रिक एसिड में डिजोल्व नहीं होते हैं। ठीक है, ड्यू टू पैसिव लेयर फॉर्मेशन। ओके, चलो तो आगे हम आज डिस्कस करते हैं रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन। ठीक है, अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रिएक्टिविटी रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन, तो जो 16 ग्रुप के एलिमेंट्स है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, हाइड्राइड्स फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, ये S2E टाइप के हाइड्राइड बनाएंगे, S2E टाइप के हाइड्राइड बनेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन चाहे मेटल हो या नॉन मेटल हो, हाइड्राइड फॉर्मेशन होता है। तो ऑक्सीजन का हाइड्राइड हो जाएगा वाटर, और सल्फर का हाइड्राइड हो जाएगा H2S, फिर H2Se, फिर H2T टेल्यूरियम का, और पोलोनियम का हो जाएगा H2PO। ठीक है, हाँ, जैसे हमने 15 ग्रुप में डिस्कस किया था वो सारे के सारे पॉइंट हम दोबारा डिस्कस करने वाले हैं। हाइड्राइड्स और 15 ग्रुप में आपने जो भी चीजें पढ़ी थी, है ना, वी अगेन डिस्कस इन 16 ग्रुप। सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर में कोई डायरेक्ट तरीका है, बिल्कुल आसानी से है, बिल्कुल, है ना, इतना कोई एक्सेप्शन भी नहीं आएगा। ठीक है, वहाँ 15 ग्रुप में तो अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट है वो थोड़ा बहुत कम हो रहा था। ठीक है, हाँ, यहाँ पे तो डायरेक्ट है। हमें पता है कि ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो मोलर मास के हिसाब से देखेंगे, जितना मोलर मास उतना ही वान डेर वाल फोर्स होता है। तो सबसे ज्यादा तो किसका होना चाहिए, H2PO का होना चाहिए था। बट वाटर में क्या है, H बॉन्डिंग होती है, वाटर में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा रहेगा वाटर का। ठीक है, वाटर के बाद आ जाएगा आपका H2PO। ठीक है, मोलर मास ज्यादा है। फिर आ जाएगा H2T, और फिर आ जाएगा H2SE, फिर आ जाएगा S2S। ठीक है, इस तरह से जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का सबसे ज्यादा होगा, और फिर टॉप टू बॉटम जाने पे आपका इंक्रीज करेगा, है ना। मोलर मास जिसका ज्यादा है उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मोर होता है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। फिर हम बात करते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की, है ना, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी जब भी कोवलेंट कंपाउंड में हम देखते हैं तो ओवरलैपिंग के बेसिस पे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, यहाँ हाइड्रोजन और सल्फर के बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा है, यहाँ हाइड्रोजन और सेलेनियम के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, यहाँ हाइड्रोजन और टेल्यूरियम के बीच में है, यहाँ हाइड्रोजन और पोलोनियम के बीच में है। तो आप ओवरलैपिंग को देखोगे तो हाइड्रोजन का 1s, ऑक्सीजन का 2p। ठीक है, 1s2p, फिर 1s3p, फिर 1s4p, फिर 1s5p। तो आप जैसे टॉप टू बॉटम जा रहे हो, ठीक है, तो पी ऑर्बिटल का साइज हो रहा है इंक्रीज, और साइज इंक्रीज होने ओवरलैपिंग क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, हाँ, तो ओवरलैपिंग कम हो जाएगी तो बॉन्ड है वो वीक बनेगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो
H बॉन्ड की होती है, ठीक है। वाटर में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीजेज ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, ठीक है। हाँ जी, बॉन्ड एनर्जी है वो टॉप टू बॉटम जाने पे क्या करती है? डिक्रीज करती है। ओके। हाँ, वैसे ही हम थर्मल स्टेबिलिटी का भी कंपैरिजन कर सकते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी, मतलब थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी या डिक्रीज? यदि बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज हो रही है, थर्मल स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर रहेगा? है ना, तो वही ऑर्डर रहेगा, ठीक है। थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी? वही होगी ना थर्मल स्टेबिलिटी, मतलब जिसको हीट करने पे जो जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा, जल्दी कौन डिकम्पोज होगा? ठीक है, जिसके बॉन्ड क्या होंगे? वीक होंगे। तो थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, ठीक है। बहुत ही आसान है, ऐसा ही हमने 15 ग्रुप में पढ़ा था। ओके, चलो फिर एक और चीज देखते हैं यहाँ पे, एसिडिक करेक्टर का। एसिडिक करेक्टर, हाँ जी। तो एसिडिक करेक्टर का मतलब क्या है कि H प्लस देना। मुझे बताओ सबसे इजीली H प्लस कौन देगा? ठीक है, मतलब एसिडिक करेक्टर टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? जिसका H प्लस जितनी जल्दी रिलीज होगा उसमें एसिडिक करेक्टर भी क्या होंगे, है ना, उतने ज्यादा होंगे, ठीक है। हाँ, जिसका डिसोसिएशन क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है। टॉप टू बॉटम जाने पे हम देख सकते हैं कि बॉन्ड एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज करेगी तो बॉन्ड जल्दी ब्रेक होंगे। बॉन्ड एनर्जी यदि डिक्रीज करेगी तो बॉन्ड क्या होंगे? जल्दी ब्रेक होंगे। और एसिडिक करेक्टर क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो एसिडिक करेक्टर क्या होगा? टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो आप बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बेसिस पे इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम बॉन्ड एंगल के बारे में। बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल का जो ट्रेंड है, ठीक है, वो वैसा ही है जैसा 15 ग्रुप में था। हाँ जी, जैसे मैं बनाऊं आपके सामने हाइड्राइड्स, तो हर में दो लोन पेयर तो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। ये S2S हो गया, ये S2S ही हो गया, SE, S2T हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है सबका, लोन पेयर भी सेम है, सराउंडिंग एटम भी सेम है, तो सेंट्रल एटम यहाँ पे डिफरेंट है। तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू यदि इंक्रीज होगी तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल होता है वाटर का, ठीक है। कितना बॉन्ड एंगल आता है यहाँ पे? 104.5 के आसपास आता है, बिल्कुल। और S2S का कम हो जाता है, 92 के आसपास रहता है S2S का। S2SC का और कम हो जाता है 91 के आसपास, और इसका तो बिल्कुल 90 रहता है, ठीक है। हाँ जी, तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे तो डिफरेंस है वो वेरी लेस है, 92 91, ठीक है, 90, ठीक है। और यहाँ पे जो डिफरेंस है वो काफी लार्ज डिफरेंस है। मतलब इसका क्या रीजन हो सकता है? ये सारा पढ़ा हुआ है ज्योति का, याद करने की क्या बात है? केमिकल बॉन्डिंग में एग्जाम्पल तो दिया था, हाइड्राइड्स और 15 और 16 ग्रुप के बॉन्ड एंगल तो मैंने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा दिए थे, और विथ लॉजिक भी आपको आंसर भी बताया था, ठीक है। बेंट रूल नहीं बताया था आपको, दोबारा याद करो। हाँ, मतलब ये बात तो सही है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो टॉप टू बॉटम जाने पे डिक्रीज हो रहा है, तो बॉन्ड एंगल होगा डिक्रीज, ठीक है। मैंने आपको लॉजिक भी बताया था, उसका रीजन भी बताया था, ठीक है। इसके अलावा मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे तो लार्ज डिफरेंस है, वाटर और S2S के बॉन्ड एंगल में देखो 104 और 92, वेरी लार्ज डिफरेंस। पर आगे देखो डिफरेंस बहुत कम है, बिल्कुल, है ना, एंगल पास पास है। उसके लिए मैंने आपको एक रूल भी बताया था, देखते हैं कौन आंसर देता है। हाँ, शाबाश, ठीक है, गुरमेर ने बताया। हाँ, टॉप टू बॉटम जाने पे हाइब्रिडाइजेशन फिनोमिना क्या होती है? डिक्रीज होती है। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है? इंक्रीज होती है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल सही है, जिसको मैंने ड्रेगो रूल से आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। हाँ, बिल्कुल, ड्रेगो रूल क्या था कि यहाँ पे आप बिना हाइब्रिडाइजेशन के इनकी ज्योमेट्री वगैरह सारा कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। हाँ, यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो जरा एप्लीकेबल है ना। और वीबीटी में जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना, पी ऑर्बिटल्स, वो आपस में कितने एंगल पे रहते हैं? 90 के एंगल पे रहते हैं ना, आपको याद है ना, 90 के एंगल पे रहते हैं पी ऑर्बिटल, पीएक्स पीवाई पीजे, ठीक है। तो एंगल यहाँ 90 के आसपास है, ठीक है। तो इस चीज को हम ड्रेगो रूल से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि टॉप टू बॉटम जाने पे हाइब्रिडाइजेशन फिनोमिना है वो हम कंसिडर नहीं कर रहे, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यहाँ पे ज्यादा एप्लीकेबल है। वाटर में क्या है? हाइब्रिडाइजेशन लग रहा है, इसीलिए तो ना एंगल हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे,
और sp3 में आइडियल एंगल तो 109 डिग्री होता है, और ऊपर से लोन पेयर का रिपल्सन हो रहा है बिल्कुल, ठीक है, तो एंगल क्या हो चुका है, और कम हो चुका है। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेंसी हम बिल्कुल एक्सप्लेन कर सकते हैं वाटर के बॉन्ड एंगल को, बट बाकी हाइड्राइड के जो बॉन्ड एंगल है वो हम ड्रेगो रूल से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, ड्रेगो रूल, ड्रेगोज रूल। और ड्रेगो कोई रूल, कोई एक रूल नाम है बस, और कुछ नहीं है। मतलब ड्रेगो रूल है क्या, टॉप टू बॉटम जाओगे तो हाइब्रिडाइजेशन है ना, उसको हम न कंसिडर करके वीबीटी कंसिडर करेंगे, ठीक है, यही ड्रेगो रूल है, ठीक है। चलो फिर हम देखते हैं रिड्यूसिंग करेक्टर के बारे में, है ना, रिड्यूसिंग करेक्टर, रिड्यूसिंग करेक्टर। तो रिड्यूसिंग करेक्टर का मतलब होता है हाइड्रोजन है किसका जल्दी बाहर निकल सकता है। तो हाइड्रोजन तो नीचे वालों का ही बाहर निकलेगा, क्योंकि बॉन्ड है वो क्या हो रहे हैं, एकदम वीक हो रहे हैं। हाँ, तो वाटर तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करता, बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, यहाँ पे एच बाहर नहीं निकल सकता, और बाकी के रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट है, वो रिड्यूसिंग पावर है, वो टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा, हाइड्राइड्स का इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इस तरह से हाइड्राइड्स के बारे में बहुत ही आसान है, यदि आपने 15 ग्रुप को ध्यान से सुना है तो वही पॉइंट्स है, वही लॉजिक है, वो रीजन है, वो एक्सप्लेनेशन है, सारा कुछ सेम है, ठीक है, नथिंग इज डिफरेंट। चलो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन, अच्छा फेक आईडी है क्या, अभी बाहर कर देते देखो। फेक नहीं है, उसी एक बंदे ने अपना नाम लिख रखा है, ठीक है, उसको ज्यादा इंटरेस्ट है इस चीज। हाँ, रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। तो जैसे EO2 टाइप का ऑक्साइड बन सकता है, और EO3 टाइप का ऑक्साइड बन सकता है, ठीक है, बिकॉज इनकी जो जरा ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 होती है या +6 होती है। अब ऑक्सीजन तो क्या ऑक्साइड बनाएगा, ऑक्सीजन का तो ऑक्साइड एक तरह से क्या है, ओजोन ही है, man माने तो, ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ तो एक ओजोन ही बन सकता है ना। एक का मतलब जैसे सल्फर हो गया, सेलेनियम हो गया, टेलुरियम हो गया, ठीक है, ये सारे बन सकते हैं। हाँ, तो ओजोन है, और जो SO2 गैस है, ये तो गैस गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, अब जानते भी हो, दोनों के बारे में आपने पढ़ भी रखा है थोड़ा बहुत, ठीक है। ओजोन है वो गैस है, SO2 है वो भी क्या है, गैस है, ठीक है। फिर बाकी के जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे SCO2 है, TiO2 है, इनकी जो फेज होती है वो सॉलिड हो जाती है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सॉलिड इसलिए हो जाएगी क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अब ठीक है, हाँ मतलब EO2 और EO3 में से मोर एसिडिक कौन होगा, यदि हम एसिडिक स्टेट की एसिडिक करेक्टर को देखें, है ना, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, EO3, है ना। जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, एसिडिक करेक्टर है वो उतने क्या होंगे, ज्यादा होंगे, ठीक है। चलो, तो बस ये छोटा सा टॉपिक था, रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रिएक्टिविटी विद हेलोजेंस की बात करें, रिएक्टिविटी विद हेलोजन। इसमें एक और चीज डिस्कस कर देते हैं, देखो एक इसमें रिड्यूसिंग पावर का भी ऑर्डर आता है कई बार, रिड्यूसिंग करेक्टर का, ठीक है। जैसे मैं आपको कुछ ऑक्साइड दे रहा हूँ, SO2 दे दिया मैंने आपको, SeO2 दे दिया, TiO2 दे दिया, ठीक है। तो आपको पता है कि सेलेनियम और टेलुरियम है, इनकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो ज्यादा स्टेबल होती है बिल्कुल, है ना, हमने पढ़ा भी है बिल्कुल, क्योंकि इनर्ट पे इफेक्ट लगता है, +6 में ये जाना नहीं चाहते बिल्कुल। बट आपका जो सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड में चेंज हो सकता है, ये +6 में जा सकता है, ठीक है, क्योंकि सल्फर है वो +6 है, वो इजीली शो करेगा ऑक्सीजन के साथ, है ना। यदि फ्लोरीन और ऑक्सीजन होते हैं, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ठीक है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ है, वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो कोई एलिमेंट शो करता है, तो SO2 एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ठीक है, और सबसे पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है बाकियों से, ठीक है, इसका आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। SO2 कैसा है, एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है, ठीक है, क्योंकि सल्फर है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो इजिली शो कर सकता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। रिएक्टिविटी में हेलोजन की बात करूं, तो हेलोजन के साथ रिएक्शन से क्या बनेंगे, हेलाइड्स का फॉर्मेशन होगा, क्या बनेगा, हेलाइड्स बनेंगे,
ठीक है। तो यहाँ हेलाइड्स किस किस टाइप के बन सकते हैं, EX6 टाइप के बन सकते हैं, ठीक है, EX4 टाइप के बन सकते हैं, और EX2 टाइप के बन सकते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट +2 भी दिखाते हैं, +4 भी शो करते हैं, और +6 भी शो करते हैं। तो इतने टाइप के यहाँ पे हेलाइड का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। हाँ, अब यदि हेलाइड्स की मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ, सबसे स्टेबल हेलाइड्स होते हैं आपके फ्लोराइड्स, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा डिफरेंस होता है ना, फ्लोराइड्स की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। फ्लोराइड्स जो भी होते हैं ज्यादा स्टेबल होते हैं, फिर होते हैं क्लोराइड्स, फिर होते हैं ब्रोमाइड्स, और फिर होते हैं आयोडाइड्स, ठीक है। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, फ्लोराइड्स ज्यादा स्टेबल रहेंगे। और यदि मैं हेक्सा हेलाइड्स की बात करूं, ठीक है, मतलब EX6 टाइप के हेलाइड्स की बात करूं, ये हेक्सा हेलाइड्स है। तो EX6 टाइप के हेलाइड्स है, ये हेक्सा हेलाइड्स है। और हेक्सा हेलाइड्स में जो स्टेबल होते हैं, ठीक है, वो फ्लोराइड्स ज्यादा होते हैं। कौन से होते हैं? फ्लोराइड्स। ऐसा क्यों? इसका रीजन ये है, क्योंकि मान लो आपके पास EX टाइप का हेलोजन है, ठीक है, तो EX6 टाइप में जो ज्योमेट्री है वो ऑक्टाहेड्रल बनती है, इस तरह से, है ना, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनती है इस तरह से। और यदि एक्स आपका जो भी हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो फ्लोरीन का साइज होता है छोटा, तो यहाँ पे रिपल्सन क्या होता है? कम होता है। क्राउडिंग क्या होती है? कम होती है। बट क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का जो साइज है वो बढ़ने के कारण यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग है वो मोर होती है। और इसी स्टेरिक क्राउडिंग के कारण जो हेक्सा हेलाइड्स होते हैं, ठीक है, वो फ्लोराइड्स की सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। किसके होते हैं? फ्लोराइड्स के। और उसका रीजन है स्टेरिक क्राउडिंग, है ना, क्योंकि फ्लोरीन के केस में लेस स्टेरिक क्राउडिंग होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है, बट बाकी के केस में क्या होती है? स्टेरिक हिंड्रेंस होती है। इसलिए आपने पढ़ा होगा, SF6 तो आपने सुना होगा, बट आपने कभी भी SI6 है या SCl6 है, इनके बारे में तो कोई मॉलिक्यूल देखा भी नहीं होगा, और ना ही, है ना, आपने बुक में पढ़ा होगा, ठीक है। जैसे SF6 तो आपने पढ़ा है ना, उसका हाइब्रिडाइजेशन वगैरह। SF6 तो स्टेबल है, बिकॉज यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग क्या है? कम है। बट SCl6 वगैरह ये नहीं बनते। तो SF6 का हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं हम एक बार, है ना। इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलेगा? बहुत ही आसान है ना। वो फॉर्मूला लगा दो, ये आपको स्ट्रक्चर पता है, इसकी इस तरह से स्ट्रक्चर बनते हैं, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है SF6 की, ठीक है। ऊपर और नीचे, है ना। इसमें एंगल है वो 90 के होते हैं, ठीक है। और यहाँ जो हाइब्रिडेशन होता है वो sp3d2 होता है, और इस ज्योमेट्री को बोलते हैं हम ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग यदि आपको पता है तो मुझे बताओ यहाँ पे 90 डिग्री के कितने एंगल है, यदि आपको बॉन्डिंग आती है, ठीक है, याद है तो 90 डिग्री के कितने एंगल है टोटल? 90 के कितने एंगल है और 180 के कितने एंगल, बता सकते हो? नाइन्टी के कितने एंगल है? भूल गए इतनी जल्दी? कितने होंगे? 12, ठीक है। 12 एंगल है वो 90 के होंगे शाबाश, ठीक है। कौन से? 4 एंगल तो ये वाले जो इस प्लेन वाले है, ऊपर वाला फ्लोरीन इस प्लेन वालों चारों के साथ 90 बनाया, नीचे वाला ही बनाया, तो 12 एंगल तो यहाँ पे होंगे 90 के। और 2 एंगल होंगे यहाँ पे 180 डिग्री के। 2 एंगल क्या होंगे यहाँ पे? 180 डिग्री के होते हैं। चलो, और मैक्सिमम एटम है वो एक प्लेन में रहेंगे 5, ठीक है। यदि मैक्सिमम एटम इस बुक वाले प्लेन में जो एटम रहेंगे वो 5 एटम एक प्लेन में है, एक ऊपर है और एक नीचे, इस तरह से, ठीक है। और हेक्सा फ्लोराइड्स जो भी है वो गैस फॉर्म में होते हैं ना, गैस फेज में एग्जिस्ट करते हैं। चलो, अब हम बात करते हैं कुछ टेट्रा हेलाइड्स की, है ना। टेट्रा हेलाइड्स में जैसे सल्फर है वो SF4 भी बनाता है, यस। सेलेनियम का हो गया, ठीक है, और टेलुरियम का हो गया, ठीक है। ये टेट्रा फ्लोराइड्स है। और SF4 गैस होता है लो मोलर मास के कारण, ये लिक्विड होता है, और ये सॉलिड बन जाता है ना, ये मोलर मास के बेसिस पे है, ठीक है। फेज चेंज होती रहती है, जैसे मोलर मास बढ़ता है फेज चेंज हो जाएगी। चलो, अब आपको यहाँ पे देखो बॉन्डिंग का एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ दोबारा से, मतलब SF4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? आपको पूछ रहा हूँ मैं, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसकी शेप क्या है, इसकी ज्योमेट्री क्या है, इसमें लोन पेयर कितने निकालो SF4 में।
वो हाइब्रिडाइजेशन वाला फॉर्मूला आप दोबारा लिख लो, Z इक्वल टू हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस नेगेटिव चार्ज प्लस मोनोवेलेंट एटम। ठीक है, हाँ जी। तो Z इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2। सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने 6 से बस। ठीक है, और नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पे कुछ है नहीं, है ना। और मोनोवेलेंट सराउंडिंग एटम में कितने 4, तो 10/2 5। तो यहाँ हाइब्रिडाइज रहेगा sp3d, क्या रहेगा sp3d रहेगा। ठीक है, और लोन पेयर आप कैसे निकाल सकते हो, टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 है। ठीक है, सराउंडिंग एटम है वो कितने है 4 है, तो कितना आ जाएगा एक लोन पेयर आ जाएगा। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन तो हो जाएगा sp3d। ज्योमेट्री sp3d में होती है tbp, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। शेप है वो क्या होगी, क्योंकि लोन पेयर एक है, लोन पेयर यहाँ पे क्या है 1 है। ठीक है, तो आंसर भी दिया लोन पेयर 1 है और टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 है। ठीक है, तो जो शेप होती है वो सीसो ज्योमेट्री, सीसो होती है, क्या होती है सीसो होती है। और आपको मैंने बेंट रूल पढ़ाया था, बेंट रूल में ये बताया था कि यदि लोन पेयर प्रेजेंट है sp3d हाइब्रिडाइजेशन में, यदि लोन पेयर है, लोन पेयर को तो हम कहाँ पे रखते हैं इक्विटोरियल पोजीशन पे रखते हैं। कहाँ पे रखते हैं इक्विटोरियल पोजीशन पे रखते हैं। ठीक है, हाँ, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसको कहाँ पे रखते हैं एक्सियल पे रखते हैं। ठीक है, तो SF4 में लोन पेयर आप कहाँ पे रखोगे इक्विटोरियल पोजीशन पे रखोगे। ठीक है, तो इक्विटोरियल पोजीशन पे आप लोन पे रखोगे, बिल्कुल इस तरह से एक लोन पेयर इक्विटोरियल पे आएगा और ऊपर फ्लोरीन आ जाएगा और नीचे फ्लोरीन आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ एंगल है, वैसे ये 120 का एंगल होना चाहिए था, पर सारे एंगल क्या हो जाएंगे डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है, ये 120 से लेस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रिपल्सन काम करेगा। और ये भी ध्यान रखना एक्सियल बॉन्ड की लेंथ है वो इक्विटोरियल से क्या होती है मोर होती है। इसमें सारे ऐसा बॉन्ड इक्वल नहीं होते। ठीक है, कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसके सारे बॉन्ड एक जैसे नहीं है। ठीक है, तो जिसमें sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन जहां भी होता है वहां पे ऑल बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट भी है ना। और जब भी sp3d हाइब्रिडाइजेशन में आप लोन पेयर आपको मिले तो उसको आप इक्विटोरियल पोजीशन पे रखोगे और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को आप एक्सियल पोजीशन पे रखोगे। ये बेंट रूल में आपको मैंने पढ़ाया था विथ लॉजिक। ठीक है, इसका आपको ध्यान में रखना है। चलो, इसकी सीसो शेप हो जाएगी, कैसी हो जाएगी सीसो, है ना। आपने पार्क में देखी होगी सीसो शेप। चलो, कुछ डाई हेलाइट्स भी है यहाँ पे, है ना, उनके बारे में भी आपको लिटिल बिटल इन्फॉर्मेशन में देता हूँ। देखो कुछ डाई हेलाइट्स भी है, ठीक है, जो हाइड्रोजन प्रोक्साइड की तरह ही है। जैसे मान लो एक S2F2 हो गया, ठीक है, और S2Cl2 हो गया, सेलेनियम का हो गया क्लोराइड और सेलेनियम का ही हो गया ब्रोमाइड। ठीक है, तो इनका आपको क्या 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 ध्यान में रखना है, क्या क्या ये इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे। एक तो इनकी शेप कैसे बनती है, देखो S2F2 वैसा ही है जैसा S2O2 होता है। ठीक है, S2O2 होता है वैसा ही है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन में जितने ऑक्सीजन जिस ग्रुप में आता है वहीं पे सल्फर आता है, और फ्लोरीन भी मोनोवेलेंट है और हाइड्रोजन भी मोनोवेलेंट है। तो आपने H2O2 की जो शेप बनाई थी वो ओपन बुक स्ट्रक्चर बनाई थी। क्या बनाई थी, ओपन बुक स्ट्रक्चर, याद है तो आपको हाइड्रोजन चैप्टर में। ठीक है, तो S2F2 को भी आप ओपन बुक ही बनाओगे। ठीक है, यदि ओवरऑल हम देखें तो ये ओपन बुक होता है, इंडिविजुअल देखें तो ये टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, तो ये ओपन बुक बनेगा इस तरह से, फ्लोरीन और फ्लोरीन, और यहाँ पे लोन पेयर रहेंगे बिल्कुल, यहाँ पे 2 लोन पेयर, ठीक है, और यहाँ पे भी 2 लोन पेयर। और हाइब्रिडाइजेशन हम सल्फर का देखेंगे तो एक सिग्मा 2 सिग्मा, एक लोन पेयर 2 लोन पेयर, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, sp3 रहेगा, sp3 का। तो यहाँ पे इंडिविजुअल सल्फर एटम है वो तो टेट्राहेड्रल ही है ना। और ओवरऑल हम इसकी जो स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये ओपन बुक स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है, ओपन बुक, ओपन बुक स्ट्रक्चर होती है, बिल्कुल। ये जो डाइमेरिक हैलाइड्स होते हैं ये डिसप्रोपोर्शनेट होते हैं। क्या होते हैं, डिसप्रोपोर्शनेट, बिकॉज यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो लेस स्टेबल होती है ना, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को इस तरह से चेंज करते हैं। देखो डिसप्रोपोर्शनेट कैसे होते हैं, एक सेलेनियम का डाइक्लोराइड है, उसको एनसीईआरटी में गिवन है, तो इसको जब हम डिकम्पोज करवाते हैं तो इस तरह से डिकम्पोज हो जाता है। तो यहाँ पे जो सेलेनियम का स्टेट है वो प्लस है इनिशियली,
है। तो ये डिसप्रोपोर्शनेट होगा, अपनी लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना चाहेगा, एक तो रिडक्शन होगा, तो इसकी लोवेस्ट जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी वो जीरो रहेगी, माइनस में तो शो करेगा नहीं, तो सेलेनियम जीरो में आ जाएगा एक तो, ठीक है। हाँ, और प्लस और क्या बना लेगा, अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट और जो ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, वो +4 रहेगी, ठीक है। ओके, तो इस तरह से डिसप्रोपोर्शनेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही एलिमेंट का क्या हो रहा है, रिडक्शन, +1 से 0 में रिडक्शन हो रहा है, और +1 से +4 क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ एक ही एलिमेंट का साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो, ऐसे रिएक्शन को हम डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। और ये कई बार आ चुकी है ना, मैंने आपको इस चैप्टर में 2-4 बार, कितनी बार पढ़ा दिया होगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको याद हो गई होगी कि डिसप्रोपोर्शनेट होता है क्या, मीनिंग क्या होता है। चलो, तो ये तो था कुछ केमिकल प्रॉपर्टी लिटिल बिट, है ना। अब हम जैसे 15 ग्रुप में हम नाइट्रोजन गैस के बारे में पढ़ा था, ठीक है, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। वैसे ही हम यहाँ पे कौन सी गैस के बारे में पढ़ेंगे, ऑक्सीजन गैस के बारे में पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन है उसकी क्या तो प्रॉपर्टी होती है, ऑक्सीजन गैस को आप कैसे कैसे बना सकते हो, ठीक है। ठीक है, ऑक्सीजन को आप कैसे 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 आप बना सकते हो। एनर्जी, कौन सी एनर्जी, समझ जाओ, एनर्जी में तो इक्वल होता है कौन, ऑक्सीजन गैस को आप कैसे प्रोड्यूस कर सकते हो, क्या क्या तरीके हैं, ऑक्सीजन की क्या क्या मतलब प्रॉपर्टीज होती है, ऑक्सीजन को आप कैसे डिटेक्ट कर पाते हो, ठीक है। तो ये सब चीजें अभी हम ऑक्सीजन गैस के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। और जैसे हमने नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा था, वैसे हम ऑक्सीजन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। नहीं, एनर्जी में भी इक्वल नहीं होता, यदि इक्विटोरियल वाले बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं, तो इनकी एनर्जी भी क्या होती है, इक्विटोरियल वालों की ज्यादा होती है, ठीक है। मतलब ओवरलैपिंग तो ठीक है, वो वैसी होगी, बट जो रिपल्सन की वजह से है, बॉन्ड की लेंथ जब बढ़ जाती है तो उसका एनर्जी भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। जब बॉन्ड की लेंथ बढ़ती है तो एनर्जी कम होती है इनफैक्ट, ठीक है। तो लेट अस डिस्कस डाई ऑक्सीजन गैस O2, ठीक है, O2 के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, ऑक्सीजन को सबसे पहले प्रिपेयर कैसे करते हैं, उसके क्या क्या मेथड्स है, डिस्कस करते हैं प्रिपरेशन सबसे पहले। सबसे फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड इज थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं, ऐसे सॉल्ट होते हैं जिनका हम थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड है बाई थर्मल डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन ऑफ, एक तो क्लोरेट सॉल्ट, सॉल्ट ऑफ क्लोरेट, क्लोरेट्स, एक नाइट्रेट्स और एक परमैंगनेट्स, ठीक है। हाँ, क्लोरेट्स, नाइट्रेट्स और परमैंगनेट्स। अब आप सोचोगे कि ये बार बार इतनी रिएक्शन क्यों आ रही है, अब जो मैंने ये तीनों चीजें बताई ये आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं पढ़ चुके हो, ठीक है। अब आपको याद है तो ठीक है ना, अदरवाइज देखो ये आप पढ़ चुके हो, इस जरूरी नहीं है अभी आई है ये रिएक्शन, ठीक है। अब जो मैं लिख रहा हूँ ये ऑलरेडी आ चुकी है चैप्टर में, है ना, ये किसी दूसरे चैप्टर से भी रिलेटेड है। तो बहुत ही आसान है, देखो किस तरह से हम थर्मल डिकम्पोजिशन कराते हैं। सबसे पहले क्लोरेट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो मैं एक सिंपल सा क्लोरेट सॉल्ट ले लेता हूँ, है ना, सॉल्ट की बात कर रहे हैं हम। तो KClO3 इज द पोटेशियम क्लोरेट, है ना, KClO3 इज द पोटेशियम क्लोरेट। हाँ, इसके जब 2 मोल आप हीट करते हो, हाँ जी, और यहाँ जो कैटलिस्ट होता है वो मैंगनीज डाइऑक्साइड होता है MnO2, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो 2KCl + 3O2 बनता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन गैस यहाँ पे रिलीज होती है। तो क्लोरेट सॉल्ट के थर्मल डिकम्पोजिशन से आपकी ऑक्सीजन बनेगी। उसके बाद नाइट्रेट्स की बात करें तो आप एल्कली मेटल के नाइट्रेट्स ले लो, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आपको याद है ना, तो नाइट्रेट्स है वो 2 टाइप के थे, एक अल्कली के, एक अल्कलाइट थे मेटल के। जो लिथियम नाइट्रेट था वो अनोमलस बिहेवियर शो कर रहा था, ठीक है। तो आपको पोटेशियम नाइट्रेट है, इनको हीट करना पड़ेगा, और पोटेशियम नाइट्रेट को आप हीट करोगे इसके 2 मोल को, तो आपको नाइट्राइट मिलेगा, KNO2 + O2 मिलेगी, ठीक है। ये ऑलरेडी रिएक्शन हम एस ब्लॉक में पढ़ चुके हैं। पोटेशियम नाइट्रेट सोडियम नाइट्रेट को जब हीट करते हो तो ऑक्सीजन गैस मिलती है अलॉन्ग विथ नाइट्राइट, ठीक है। हाँ, नाइट्रेट को हीट करेंगे तो नाइट्राइट बनेगा, बट लिथियम नाइट्रेट को आप हीट करोगे तो आपको KNO2 नाइट्राइट नहीं मिलेगा, आपको ऑक्साइड मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगी + NO2 मिलेगा, यदि आप लिथियम नाइट्रेट को हीट करो। देखो यही रिएक्शन है
है ना, जो बार बार ऐसे से रिपीट होती है। यदि आप लिथियम नाइट्रेट ले लो तो आपको ऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। यही एनोमलस बिहेवियर है, क्योंकि यहाँ नाइट्राइट बन रहा है, यहाँ ऑक्साइड बन रहा है, प्लस NO2 गैस रिलीज होती है, प्लस O2 भी रिलीज होती है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, क्योंकि दोनों गैस आ गई तो ये बेस्ट मेथड नहीं है एक तरह से, है ना, मिक्स हो जाएगी। चलो, इसके अलावा परमैंगनेट सॉल्ट के बारे में बात करें तो पोटेशियम परमैंगनेट होता है KMnO4। KMnO4 इज द पोटेशियम परमैंगनेट। चलो, ये रिएक्शन आप नहीं पढ़ी है तो कोई दिक्कत नहीं। पोटेशियम परमैंगनेट में Mn का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना, Mn मैंगनीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +7 होता है, और इसको आप हीट करोगे, ठीक है, तो ये मैंगनेट में टूट जाता है ना, पोटेशियम मैंगनेट K2MnO4 में, ठीक है। प्लस MnO2 भी बनता है जो कि ब्लैक सॉलिड होता है, प्लस ऑक्सीजन गैस यहाँ पे रिलीज होती है। तो ये रिएक्शन ऑलरेडी आपने नहीं पढ़ी है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ, एक बार देख लोगे तो ये डी ब्लॉक में भी आ जाएगी आपके सेम। पोटेशियम परमैंगनेट का थर्मल डिकम्पोजिशन कराते हो, ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आएगी, ये +4 आएगी, ठीक है। हाँ, ऑल्दो ये डिसप्रपोर्शनेशन तो है नहीं, ठीक है, बट आपको ये भी ध्यान रखनी है कि पोटेशियम परमैंगनेट के थर्मल डिकम्पोजिशन से भी आपको मिलेगा। इसका कलर होता है, पोटेशियम परमैंगनेट होता है पर्पल कलर का। कैसा होता है? पर्पल। और K2MnO4 का कलर होता है ग्रीन कलर, ठीक है। और MnO2 का जो कलर होता है ना वो होता है ब्लैक, ठीक है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, एक पर्पल कलर के कंपाउंड को जब हीट करते हैं तो एक ग्रीन कलर का कंपाउंड, एक ब्लैक कलर का कंपाउंड और एक पैरामैग्नेटिक गैस रिलीज होती है, ठीक है, ऐसे पूछ लिए जाते हैं। तो आप ABC बताओ, है ना, इस तरह के ग्रिड टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। चलो, तो ये थे ऑक्सीजन का थर्मल, मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन से आप ऑक्सीजन को किस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हो। इसके अलावा और भी सिंपल से मेथड है, वो क्या है, आप यदि वो मेटल जिनके ऑक्साइड, ठीक है, बहुत ही वीक हो, और वीक ऑक्साइड कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बहुत ही नीचे आती है, ठीक है, जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, ठीक है, उनका थर्मल डिकम्पोजिशन करा लो, ठीक है। तो जो सेकेंड मेथड रहेगा वो बाई द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ the oxide of metals low in electrochemical series, ठीक है। इसके अलावा कुछ अदर मेटल के ऑक्साइड भी होते हैं जिनका भी आप थर्मल डिकम्पोजिशन कराने से आपको ऑक्सीजन गैस मिलती है। यदि आप एल्कली मेटल के और एल्कलाइन अर्थ मेटल का जो थर्मल डिकम्पोजिशन कराओगे तो वहां पे तो थर्मल डिकम्पोजिशन हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो बहुत ही स्टेबल है ना, बहुत ही पावरफुल लैटिस है, ठीक है। तो आप थर्मल डिकम्पोजिशन उस ऑक्साइड का कराओगे जिस मेटल की रिएक्टिविटी क्या है, कम है, लाइक सिल्वर, ठीक है। आपके पास एक सिल्वर का ऑक्साइड हो गया, मान लो Ag2 है, लेटेस्ट कंसीडर। एक आपके पास Hg का ऑक्साइड हो गया, HgO मान लिया मैंने, ठीक है, ये भी Hg की भी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है ना। तो इन दोनों को आप हीट करोगे, सिल्वर का ऑक्साइड या Hg का ऑक्साइड, तो मेटल तो हो जाएगी अलग सॉलिड फॉर्म में, ऑक्सीजन गैस है वो रिलीज होती है, ठीक है, इस तरह से डिकम्पोज हो जाते हैं। ये लेबोरेटरी मेथड है, यहाँ से आपको बल्क में ऑक्सीजन नहीं मिल सकती। आप इंडस्ट्रियल स्केल पे यदि ऑक्सीजन बनाओगे तो यहाँ पे कोई मेथड काम का नहीं है, ठीक है, ये सब लेबोरेटरी मेथड है। हाँ, इसके अलावा एक है Pb3O4, ओके, ये रिएक्शन तो आपको ध्यान में रखनी है, Pb3O4। इसका आप जब थर्मल डिकम्पोजिशन करते हो तो यहाँ पे भी आपको ऑक्सीजन गैस है वो मिलेगी, ठीक है। अब देखो Pb3O4 होता क्या है ना, एक बार इसके बारे में थोड़ा बहुत और बता देता हूँ आपको याद है तो। Pb3O4 एक मिक्स ऑक्साइड होता है। कैसा ऑक्साइड होता है? मिक्स ऑक्साइड। मतलब ये बना किससे होता है? ये PbO प्लस PbO2 का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। PbO प्लस PbO2 का कॉम्बिनेशन है ना। PbO आपका +2 वाला लेड है, PbO2 आपका +4 वाला लेड है। और लेड की जो सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कौन सी होती है? +2 या +4? बोलो। लेड की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है? +2 होती है ना, इनर्ट फेयर इफेक्ट के कारण। यस, ठीक है, बिल्कुल। तो Pb3O4 एक मिक्स ऑक्साइड होता है ना। मुझे बताओ, जब Pb3O4 थर्मल डिकम्पोज होगा तो PbO में जाएगा या PbO2 में जाएगा? क्या कहते हो? थर्मली डिकम्पोज हो मान लो तो किस में जाएगा, ये PbO या PbO2? हाँ, PbO में जाएगा ना, अपने स्टेबल ऑक्साइड के अंदर जाएगा। तो ये जाएगा PbO, यस, +O2, ठीक है, ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगी। इसको आप बैलेंस है वो इजीली कर सकते हो, यहाँ पे 2 लगा दो तो 6 PbO हो जाएगा और बाकी का ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये आप बना सकते हो। वैसे ही आप PbO2 को डिकम्पोज करा लो मान लो, तो ये भी डिकम्पोज हो जाता है क्योंकि ये अनस्टेबल है, बिल्कुल लेस स्टेबल है। तो PbO2 को भी हीट करोगे आप तो ये चला जाएगा PbO में +12O2 में, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपकी ऑक्सीजन गैस है
वो मिल जाएगी। ओके, ठीक है। हाँ, यदि कुछ ऑक्साइड यदि लेस स्टेबल है तो उनके थर्मल डिकम्पोजिशन से आपको मिल सकती है। इसके अलावा हाइड्रोजन चैप्टर में मैंने आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड पढ़ाया था। तो जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो भी ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है और रिलीज करता है वाया डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, इसको भी जब आप हीट करोगे, इसका जो सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन होता है ना, वो डिकम्पोज हो जाता है H2O में प्लस O2 में, है ना। ये चीज भी आपने पढ़ रखी है बिल्कुल, है ना। हमने देखो याद करो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन भी डिस्कस H2O2 भी डिस्कस किया था, ठीक है ना। याद है ना, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, ठीक है, रेडॉक्स चैप्टर में, है ना। वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल टू क्या होती है, 11.2 इंटू मोलरिटी 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी, ठीक है। जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है वो ऑक्सीजन के बेसिस पे तो कैलकुलेट किया था, ठीक है। हमने जो कोड वर्ड यूज किया था ना, वी वॉल्यूम, ठीक है, रिलीज होती है, ठीक है, याद है तो आपको, हाँ, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, तो वहां पे भी इस रिएक्शन को देखा था। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के डिकम्पोजिशन से आपको वाटर मिलेगा प्लस ऑक्सीजन मिलेगी। अब इंडस्ट्रियल स्केल पे कैसे बनाते हैं, है ना, एट लार्ज स्केल। तो लार्ज स्केल पे यदि हमें H2O2 बनानी है, सॉरी ऑक्सीजन बनानी है, तो उसके लिए हम दो मेथड यूज करते हैं। एक तो करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, ठीक है। दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर लो, ठीक है, या आप लिक्विफिकेशन कर लो। तो जो मेडिकल ऑक्सीजन होती है, जो आजकल जो सप्लाई हो रही है, ठीक है ना, तो वो लिक्विफिकेशन से बनती है, ठीक है। जो भी ऑक्सीजन के जो प्लांट्स होते हैं, वो एयर होती है ना, उसको लिक्विफाई करते रहते हैं, तो वहां पे दो गैसेज आपको मिल सकती है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। इसके अलावा एक और तरीका भी है, यदि वाटर का आप इलेक्ट्रोलिसिस करो तो यस, उससे भी बन सकती है बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ये हाइड्रोजन बनाने का भी मेथड है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, आपको मैंने पढ़ाया था, बाय यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो वाटर का जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, हाँ जी, है ना, एसिड की प्रेजेंस भी होता है, थोड़ा बहुत एसिड यहाँ पे कैटलिस्ट होता है, तो आपको मिलेगी हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, ठीक है। हाइड्रोजन मिलती है कौन से इलेक्ट्रोड पे, कैथोड पे मिलती है। ऑक्सीजन कहाँ पे मिलती है, एनोड पे मिलती है, ठीक है। हाँ, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के द्वारा पढ़ाया था मैंने इस चैप्टर में, हाँ, हाइड्रोजन वाले चैप्टर में ही थी ना, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से हाइड्रोजन मिलेगी आपको कैथोड के ऊपर और ऑक्सीजन मिलेगी आपको एनोड के ऊपर। तो ये लार्ज स्केल पे बनाने के मेथड्स है। फिर हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, ऑक्सीजन की कुछ प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। तो ऑक्सीजन का कोई कलर भी नहीं होता और ना कोई इसकी स्मेल होती है, तो ये कलरलेस है और ऑर्डरलेस है, ठीक है। इसकी वाटर में इतनी सोल्युबिलिटी होती है जिससे जो एक्वेटिक और जो मेराइन लाइफ है वो सस्टेन कर जाए वाटर के अंदर, ठीक है। हाँ जी, तो उनके वाइटल सपोर्ट के लिए ऑक्सीजन की जो सोल्युबिलिटी है सफिशिएंट होती है ना। यदि आपके पास 100 ml वाटर है तो उसके अंदर 3.08 ml ऑक्सीजन है, वो सोल्यूबल हो सकती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की वाटर में सोल्युबिलिटी है वो सफिशिएंट है ना, उतनी सफिशिएंट है जिससे जो एक्वेटिक स्पीसीज है ना, वो सस्टेन कर सके वाटर के अंदर, ओके। और मैंने आपको हेनरी लॉ पढ़ाया था, यदि आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो ऑक्सीजन गैस की जो सोल्युबिलिटी है वो वाटर के अंदर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। एक सोल्युबिलिटी हमेशा टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड होती है, किसी गैस की सोल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर और प्रेशर डिपेंडेंट पैरामीटर होता है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये 293 केल्विन के ऊपर है सोल्युबिलिटी, यदि आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो कम हो जाएगी, डिक्रीज करोगे तो बढ़ जाएगी, ओके। ऑक्सीजन के आइसोटोप भी होते हैं, स्टेबल आइसोटोप होते हैं, लाइक एक O16 जो सबसे ज्यादा अबंडेंट होता है, O17 और O18, है ना, इनके परसेंटेज भी होते हैं, सबसे ज्यादा इसका परसेंटेज होता है, ठीक है। उसी के हिसाब से मोलर मास की वैल्यू निकालते हैं, एवरेज मोलर मास। O2 की मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमने इसकी नेचर भी देखी थी, है ना। ऑल्दो इसमें इलेक्ट्रॉन 16 है ना, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2 है, बट यहाँ पे इवन इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी, ठीक है, जब आप इसका मोलिकुलर एनर्जी डायग्राम बनाते हो या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो ये पैरामैग्नेटिक नेचर की होती है। कैसी नेचर की होती है,
पैरा मैग्नेटिक नेचर की होती है, ठीक है। और इसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। और जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। याद है ना? इस तरह से आप लिख भी सकते हो सिग्मा 1s2, ठीक है, सिग्मा 2s2, ठीक है। हाँ जी, ये सिखाया हुआ आपको। उसके बेसिस पे हम इसकी जो नेचर होती है वो पैरामैग्नेटिक होती है, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या होती है? अट्रैक्ट होती है। चलो, अब ऑक्सीजन है, बहुत सारी मेटल और बहुत सारी नॉन मेटल के साथ क्या करती है? डायरेक्टली रिएक्शन कर जाती है, ठीक है। हाँ, बहुत ही आसान है और उसमें कुछ सिखाने का कोई है ही नहीं। जैसे कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करे तो कैल्शियम ऑक्साइड बना देगी, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करेगी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगी, देयर इज नो डाउट। कार्बन के साथ रिएक्शन करेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बना देगी, ठीक है। और सल्फर के साथ रिएक्शन करेगी तो SO2 बना देगी, ठीक है। और फॉस्फोरस के साथ हमने रिएक्शन किया था ऑक्सीजन की तो P4O10 बन जाएगा, है ना, जिसका व्हाइट डेंस फ्यूम बनता है। हाँ जी, तो इस तरह से रिएक्शन हो सकती है और बहुत ही आसान है। एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करेगी तो Al2O3 बना लेगी, ठीक है। हाँ, कुछ और भी रिएक्शन देखो जो आपने कहीं ना कहीं पहले पढ़ी हुई है। यदि आप ZnS जो सल्फाइड और होते हैं, क्या होते हैं? सल्फाइड और, है ना। सल्फाइड और को जब हम ऑक्साइड और में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, बताओ उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कैल्सिनेशन या रोस्टिंग? एक सल्फाइड और को जब हम ऑक्साइड और में चेंज करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कैल्सिनेशन या रोस्टिंग? हाँ, कौन सा होता है? शाबाश। हाँ, एक सल्फाइड और को जब आप ऑक्साइड और में चेंज करते हो तो सल्फाइड और की रिएक्शन हम O2 से करवाते हैं तो वो ऑक्साइड और में चेंज हो जाता है, प्लस SO2 गैस क्या करती है? रिलीज होती है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम रोस्टिंग प्रोसेस बोलते हैं मेटलर्जी में, ठीक है। दिस इज द रोस्टिंग प्रोसेस, ठीक है। हाँ, ओके। वैसे आप ZnS का रोस्टिंग कर सकते हो, वैसे आप PbS का कर दोगे तो PbO2 मिलेगी प्लस SO2 मिलेगी, है ना। कंबसन रिएक्शन भी आपने देखी होगी। जो भी हाइड्रोकार्बन होते हैं आपके केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है ना, एक जनरल हाइड्रोकार्बन लिख रहा हूँ। जब भी कोई हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है तो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनाता है। हाँ जी, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे गैस होती है। वाटर की स्टेट है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। यहाँ टेम्परेचर ग्रेटर देन इक्वल टू 373 होता है तब तो ये गैस फॉर्म में रहता है यहाँ पे वाटर। अदरवाइज यदि लो टेम्परेचर रहता है इससे तो वाटर आपका लिक्विड फॉर्म में रहता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपके थर्मोडायनेमिक्स में काम आती है, जहाँ पे आप डेल्टा Ng की वैल्यू कैलकुलेट करते हो, ठीक है। डेल्टा Ng इज द मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, ठीक है। तो कंबसन रिएक्शन में भी आपका ऑक्सीजन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। एक हाइड्रोकार्बन की कंबसन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर रिलीज होता है, ठीक है। कुछ और भी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है ना, वो भी रिएक्शन देख लेते हैं हम। वैसे आप आगे आएगी हमारी 16 ग्रुप में, इसी में आएगी, ठीक है। एक रिएक्शन होती है सल्फर डाइऑक्साइड गैस की रिएक्शन, जब आप रिएक्शन करवाते हो ऑक्सीजन गैस के साथ, ठीक है। और यहाँ पे जो कैटलिस्ट होता है वो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड होता है V2O5, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन ये बना लेते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, SO3 गैस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। हाँ, ये जो रिएक्शन है ये सल्फ्यूरिक एसिड के मैन्युफैक्चरिंग के अंदर काम आती है, ठीक है। हाँ, एक प्रोसेस का नाम होता है कॉन्टेक्ट प्रोसेस, जिससे सल्फ्यूरिक एसिड का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, वहां पे ये रिएक्शन एक तरह से काम आती है ना। उस प्रोसेस का ये पार्ट है रिएक्शन, ठीक है। हाँ, SO2 रिएक्शन, SO2 की जब आप O2 से रिएक्शन करवाते हो तो SO2 ऑक्सीडाइज हो जाता है SO3 के अंदर, और यहाँ पे जो कैटलिस्ट काम आता है वो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड काम आता है V2O5, ठीक है। हाँ, एक होता है डेकन प्रोसेस जो क्लोरीन गैस बनाने का मेथड होता है। यदि आप हाइड्रो HCl गैस की रिएक्शन करा देते हो O2 के साथ, ठीक है, और कैटलिस्ट यूज करते हो क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2, यदि आप कैटलिस्ट यूज करते हो, है ना, तो आपको मिलेगी क्लोरीन गैस प्लस वाटर मिलेगा। तो ये क्लोरीन गैस बनाने का मेथड भी है। यदि आप HCl गैस की रिएक्शन O2 से करा दो और CuCl2 कैटलिस्ट ले दो तो ये क्लोरीन बन जाएगी, और इस प्रोसेस का नाम है डेक्कन प्रोसेस। अब ये नया नहीं है, 17th ग्रुप में दोबारा वापस रिपीट होगा ये प्रोसेस, ठीक है। डेक्कन प्रोसेस से हम क्या बना सकते हैं? क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, HCl प्लस O2 तो बन जाएगी Cl2 प्लस 2s2। इसके अलावा ऑक्सीजन गैस है वो कुछ नोबल मेटल के साथ, कॉपर के साथ कॉपर का ऑक्साइड बना लेगी, और क्या, कॉपर के साथ कॉपर का ऑक्साइड बना लेगी।
CuCl2 तो एक कैटलिस्ट है ना। ऑक्सीजन डायरेक्टली रिएक्शन नहीं करती, ठीक है, किस किस के साथ, नोबल मेटल के साथ, जैसे प्लेटिनम, Ag, ठीक है, Au, इनके साथ ऑक्सीजन डायरेक्टली रिएक्शन नहीं करती, ठीक है। हाँ, कुछ स्पेशल कंडीशन में रिएक्शन करती है ना, बहुत ही आपको कंडीशन मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। हाँ, तो ये 3 ऐसी मेटल है जो नोबल मेटल के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। इनकी लेस रिएक्टिविटी होती है, ऑक्सीजन इनके साथ डायरेक्टली कंबाइन नहीं होती। चलो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सम सिंपल ऑक्साइड के बारे में ना, कुछ ऑक्साइड है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो ये आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, मतलब पीरियोडिक टेबल में ये सब चीजें, फिर दोबारा एक बार बता रहा हूँ मैं। कुछ सिंपल ऑक्साइड के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है, ऑक्साइड के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ऑक्साइड होता क्या है, किसी मेटल का ऑक्सीजन के साथ जो बाइनरी कंपाउंड बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्साइड बोलते हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है, उसको हम ऑक्साइड बोलेंगे। ओके, तो ऑक्साइड एक तो मेटल के होते हैं, है ना, ऑक्साइड ऑफ मेटल होते हैं, एक होते हैं ऑक्साइड ऑफ मेटलॉइड्स, या नॉन मेटल ले लेते हैं हम यहाँ पे पहले, नॉन मेटल, या ऑक्साइड ऑफ मेटलॉइड्स, ठीक है। इनकी नेचर आपको पता ही है। अब मेटल के ऑक्साइड होते हैं इन जनरल, मैं हमेशा इन जनरल बोलता हूँ, ऑलवेज की कभी बात नहीं करूंगा, ठीक है। हाँ, मेटल के ऑक्साइड इन जनरल कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं बिल्कुल, ठीक है। हाँ, एसिडिक भी हो सकते हैं, कब हो सकते हैं, जब मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और मेटल के ऑक्साइड इसीलिए बेसिक होते हैं बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है, मोर होता है, डेल्टा एक्स का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, मोर होता है। याद है आपको, मैंने पीरियोडिक टेबल में ये सब चीजें सिखाई थी। ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, है ना, ये जनरली एसिडिक होते हैं, ये बेसिक कभी नहीं होते, ठीक है। ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल है वो एसिडिक नेचर के होते हैं। और कुछ मेटेलॉइड के ऑक्साइड है या नॉन मेटल के ऑक्साइड है वो समटाइम है, वो न्यूट्रल भी हो, सॉरी, एम्फोटेरिक हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, एम्फोटेरिक, ठीक है। चलो ओके, फिर मैं मिक्स ऑक्साइड के बारे में अभी भी आपको थोड़ा बहुत बताया था, फिर से एक बार देख लेते हैं मिक्स ऑक्साइड के बारे में। मिक्स ऑक्साइड, ठीक है, तो दो मिक्स ऑक्साइड है, एक तो आपका Pb3O4, ठीक है, इसको हम रेड लेड भी बोलते हैं, लाल रंग का होता है, ये सिंदूर बनाने के लिए यूज होता है, सिंदूर, ठीक है, सिंदूर है ना, जो मंदिरों में होता है ना, उसको बनाने के लिए यूज होता है रेड लेड, ठीक है। और Pb3O4 है, ये मिक्स ऑक्साइड होता है किसका, PbO का प्लस PbO2 का, ठीक है। जो Pb3O4 है मिक्स ऑक्साइड होता है PbO का प्लस PbO2 का। वैसे ही एक और है Fe3O4, जिसको हम, इसका जो और के फॉर्म में जो नाम होता है वो होता है यहाँ पे मैग्नेटाइट, सॉरी मैग्नेटाइट। और मैग्नेटाइट कॉम्बिनेशन होता है किसका, FeO का प्लस Fe2O3 का, है ना। Fe2O3 का नाम होता है हेमेटाइट, और Fe होता है आपका Fe+2, Fe2O3 में स्टेट होती है +3। FeO को कई बार हम फेरस ऑक्साइड भी बोलते हैं, Fe2O3 को हम फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, और फेरस और फेरिक का जो कॉम्बिनेशन होता है वो Fe3O4 होता है। Fe3O4 का नाम फेरस फेरिक ऑक्साइड भी होता है। और कॉमनली यदि और के फॉर्म में जो नाम होते हैं, Fe3O4 को हम मैग्नेटाइट बोलते हैं और Fe2O3 को हम हेमेटाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेमेटाइट। ये आपके मेटलर्जी में दोबारा रिपीट होंगे, ठीक है, बिल्कुल। तो ये मिक्स ऑक्साइड है दो। आगे देखते देखो, इसके अलावा न्यूट्रल ऑक्साइड है,
न्यूट्रल ऑक्साइड 3 ऑक्साइड होते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड जिनकी नेचर न्यूट्रल होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, N2O और NO। ठीक है, ये न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में। हाँ तो बोलो कौन कौन से ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक होते हैं, नाम बताओ, आपको जितने आते हैं उतने बताओ। 2 मिनट देता हूँ आपको। एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, उनके जो हम नेम है, मतलब जो भी एग्जांपल है वो आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़े हैं। एक तो बेरिलियम का ऑक्साइड हो गया BeO, एक Al2O3 हो गया, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड हो गया। ठीक है, दोनों एल्यूमिनियम और बेरिलियम डायगोनल रिलेशनशिप भी शो करते हैं। जिंक का ऑक्साइड ZnO, Sn का ऑक्साइड SnO, SnO2, लेड का ऑक्साइड PbO2। ठीक है, और क्रोमियम का ऑक्साइड Cr2O3 और MnO2। ठीक है, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ठीक है, इसके अलावा एक आधे और भी होते हैं, मैक्सिमम ये आपने कवर हो चुके हैं। देखो कई बार जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो भी यदि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट है तो वो भी क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, लाइक Mn2O7, लाइक CrO3, लाइक V25। तो यहाँ पे जो मेटल है उसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या है, हाई है, बिल्कुल देख सकते हो आप। ठीक है, तो हाई ऑक्सीजन स्टेट है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी Mn की, तो फिर डिफरेंस क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा ना डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या हो जाता है यहाँ पे, लेस हो जाता है। तो यदि मेटल की ऑक्सीजन स्टेट बहुत ज्यादा हाई होती है तो वो एसिडिक ऑक्साइड भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, एसिडिक। और एक बार मैंने आपको बताया भी था कि यदि ऑक्साइड बेसिक है तो वाटर में जाके अपना जो हाइड्रोक्साइड है वो भी क्या आएगा, बेसिक आएगा। यदि ऑक्साइड एम्फोटेरिक है तो हाइड्रोक्साइड भी क्या होता है, एम्फोटेरिक है। और ऑक्साइड यदि बेसिक है तो हाइड्रोक्साइड भी क्या होगा, बेसिक होगा। ठीक है, तो ऑक्साइड की नेचर के हिसाब से हाइड्रोक्साइड की जो नेचर होती है वो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। चलो, अब जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं उनमें ड्यूल नेचर होती है। ठीक है, ये एसिड की तरह भी काम कर सकते हैं और बेस की तरह भी काम कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, जैसे एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड होता है Al2O3, इसकी रिएक्शन जब हम एसिड से करवाते हैं, ठीक है, HCl एक्वस से करवाते हो आप जब भी, ठीक है, तो एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है Al(H2) का होल 6+3। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड यहाँ पे बेस की तरह काम कर रहा है और HCl यहाँ पे एसिड की तरह काम कर रहा है। और वैसे ही यदि हम Al2O3 की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, NaOH के साथ, तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा एक कॉम्प्लेक्स Na3Al(OH) का होल 6। ठीक है, ये जितने भी कॉम्प्लेक्स दोनों बने हैं यहाँ पे, है ना, दोनों में हाइब्रिडाइजेशन रहेगा। देखो 6 बॉन्ड बनेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और ज्योमेट्री यहाँ पे क्या रहेगी, ऑक्टाहेड्रल रहेगी। ज्योमेट्री क्या रहेगी यहाँ पे, ऑक्टाहेड्रल होगी। तो ये हमने डिस्कस किया है सम ऑक्साइड के बारे में। तो कल आप सारे पढ़ के आना, और टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट ओजोन गैस। ठीक है, तो ओजोन गैस के बारे में डिस्कस करेंगे कल। ठीक है, ओजोन की क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या स्ट्रक्चर होती है, ओजोन का आप एस्टिमेशन कैसे कर सकते हो, क्वालिटेटिव एस्टिमेशन कैसे कर सकते हो, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन कैसे कर सकते हो। ठीक है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू, सी यू सून।